नमस्कार मित्रों। दो दो बार अभिवादन हो रहा है ना। व्यंजन लोप में मैंने आपको कल कौन सा पढ़ा लिया था? न लोप। आज हम बात कर रहे हैं सलोप। देखिए, सलोप मतलब ये है जो हमने न लोप में समझा, यानी वे शब्द जिसके अंत में क्या आता है न, तो न गायब हो जाएगा। इसी प्रकार वे शब्द जिसके अंत में क्या आता है वो स। कोई प्रश्न नहीं आने वाला परीक्षा में। 3 शब्द लिखाऊंगा और 3 ही पढ़ने, उसके अलावा दूसरे कोई पढ़ने भी नहीं। ये एक शब्द है मनस, और इधर आ रहा है ईस, और ये बनेगा मनीष। ठीक है ना। कौन सा इसमें क्या लोप हो गया? स। लेकिन ध्यान रखना, अगर इंटरव्यू का मामला है तो आप गलती करोगे। वहां हमारे जैसे पेपर सेटर जो होते हैं वो बाल की खाल निकालने वाले, वो वहां आपको फंसाएंगे। कैसे फंसाएंगे? देखिए, आप कह रहे हो सर स का लोप हो रहा है, चलिए मैंने स को गायब कर दिया। कायदे से इधर कौन बचा है? न। अ के बाद ई क्या बनाता है? ए। नरधनीश, नरेश। तो ये बनना क्या चाहिए था? मनीष बनना चाहिए था। मनीष बनना चाहिए था। फिर ये मनीष कैसे बना? सर ये तो हमको सर ने बताया ही नहीं। आप इंटरव्यू में यही कहोगे, क्योंकि मैंने तो स लोप पढ़ा लिया आपको, और आप कह के क्या होगे? सर मनीष बन गया, क्योंकि स गायब हो गया। अरे स तो गायब हो गया, युवनतन अवस्था में न गायब हुआ, पर याद करो वह बचा, अ बचा, अवस्था दोनों मिलके क्या बनाया? आ बनाया। दीर्घ संधि बनी नहीं बनी? तो वहां दीर्घ संधि बन गई, तो फिर यहां कायदे से स गायब, तो अ और ई मिलके ए बनना चाहिए था, तो मनीष होना चाहिए था। मनीष कैसे बन गए? तो इसका एक ही उत्तर है। एक्चुअल में यहां पर स वर्ण का लोप हो रहा है, परंतु स नहीं, संस्कृत में इसे कहते हैं अस ध्वनि लोप। कौन सी ध्वनि लोप? अस ध्वनि लोप। तो देखिए, अस ध्वनि लोप से अभिप्राय यह है कि स तो गायब हो ही रहा है, लेकिन साथ में इस न के अंदर जो अस्वर है वो भी गायब हो रहा है। परंतु जब वर्ण लोप की बात करते हैं तो हम केवल स ही लिखते हैं, तो हम ये समझ रहे हैं स गायब हो रहा है। तो अब मुझे बताइए, ये मन जब आधा हो गया, इधर आ गया ईश, तो अब ये आधा है, तो ई की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा? मनीष। तो जब इंटरव्यू में कभी सवाल किया जाए कि मनीष शब्द में किस ध्वनि का लोप है, तब तो आप कहोगे अस ध्वनि का लोप है। और किस वर्ण का लोप है, तो क्या कहोगे? स वर्ण का लोप हुआ। बस इतनी आपको इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए। इसी मनीष, इसी प्रकार से अब एक और शब्द है इसी में, यह है मनस धन ईशा, और क्या बनेगा? क्या बात है। कौन है अपने क्लास में? है कोई मनीषा? कोई है? कोई नहीं है? तो फिर इतना एक्साइट होकर के नाम बोल रहे हो? हाँ, होता है कई बार, कोई दूसरा बिंब हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। होता कभी कभी होता है ना? होता है, कई बार होता है। ये धोखे, प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे रो रो के, है ना? हाँ, तो कोई ऐसा होगा दिल जला। चलिए कोई बात नहीं। मनस धन ईसा, मनीषा। देखिए, मन की ईसा है, मनस धन ईसा, और मनीषा यानी कि प्रज्ञा, बुद्धि को कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए, मनस धन ईशी, और क्या बनेगा? मनीषी। बस ये 3 शब्द याद रखने। मनीषा का अर्थ है प्रज्ञा, बुद्धि, ठीक है ना, मेधा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, बस ये मनस धन ईश से क्या बना? मनीष। मनस धन ईशा से क्या बना? मनीषा। और मनस धन ईशी से बनेगा मनीषी। इसमें सवर्ण का लोप हो रहा है और अस ध्वनि का लोप हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो आप कर ही लोगे। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, इसके लिए मुझे बहुत सारी बातें करनी है, तो बड़ी गहराई से आपको समझना है, क्योंकि यहाँ मेरा सर दर्द होने वाला है, आपका नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब इसमें ऐसी क्या बात है? और जब तक मैं पूरी बात करूं नहीं, तब तक कोई सवाल भी मत करना। आपने जितना पढ़ लिया है उसको एक बार आपके पास ही रखना, ठीक है?
हम बात कर रहे हैं र लोप, ठीक है, यही आएगा परीक्षा में। र लोप से अभिप्राय क्या है? संस्कृत में एक उपसर्ग है निरुपसर्ग। ये नियम कहां लागू हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। दो ऐसे उपसर्ग है निर और दुर। देखिए आपके कितने उपसर्ग क्लियर हो रहे हैं यहां से। ये है एक उपसर्ग आपका निर और ये एक उपसर्ग है आपका दुर। आप इनको थोड़ा गहराई से देखो तो आपको अंत में कौन सी ध्वनि नजर आ रही है? र की ध्वनि आ रही है। सारा नियम इन्हीं के इर्द गिर्द है और सारे शब्द इन्हीं से बनेंगे इसमें कि निर उपसर्ग के बाद अगर कोई र ध्वनि से बना हुआ शब्द मिले, यानी र से आरंभ होने वाला कोई शब्द मिलता है, तो क्या परिवर्तन होगा वो बता रहा हूं। इसके अंदर ये जो र है, ये दोनों वाले र, इन दोनों र का हो जाएगा लोप यानी गायब। और ये जो आगे वाले दोनों फ्रंट वाले हैं इनकी मात्रा हो जाएगी बड़ी, तो नी की जगह पर नी कैसा बन जाएगा? इस तरीके का। और दू की जगह दू कैसा बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि नीर और दूर के बाद जब भी कोई र ध्वनि से बना हुआ शब्द हमें मिले तो र का लोप हो। र ये वाला नहीं, ये वाली ध्वनि, इस र का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और ये आगे वाले जो आपके वर्ण है नी और दू, ये किस में बदल जाएंगे? बड़ी बड़ी मात्रा में। तो नी का नी हो जाएगा, दू का दू हो जाएगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण को ले लेते हैं पहले, फिर एक एक को क्लियर करेंगे। ये तो नियम कह रहा है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ उदाहरण समझा लेता हूं और यहीं से आपकी शब्द शुद्धि में भी शब्द आएंगे, डेफिनेट आएंगे। और अभी तो स्टेनोग्राफर की परीक्षा में और सेट में यहां से प्रश्न आया हुआ। यह है निर और यह आ गया रोग। पहले शब्द को देखो, मापदंड पे क्या ये खरे उतर रहे हैं? निर के बाद र की ध्वनि आ रही है तो इस र का हम क्या करेंगे? लोप। अब कायदे से ये नी कैसी बनेगी? बड़ी। तो निर्धन रोग से क्या बना? ऑनलाइन वाले आप तो थोड़ी देर सुनिए, कोई सवाल भी मत करना, मैं कमेंट पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है, जब तक मेरी बात नहीं होगी लास्ट में। तो फिर पूरी क्लास मेरी सुन ले, फिर उसके बाद कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। अब निरोग ये शब्द बहुत प्रचलित है, परीक्षा में पूछते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम नी की मात्रा छोटी लिखते हैं और आप देखना बहुत सी जगह पर आपको निरोग ऐसे मिलेगा, ये अशुद्ध है, पहली बात। तो निर्धन रोग से बना निरोग, इसका अर्थ है जिसमें रोग न हो। मैं सेकंड ग्रेड हिंदी के प्रश्न पत्र पर भी ले जाऊंगा, संधि से उन्होंने विलोम शब्द पूछा था और कैसा पूछा था वो भी बताऊंगा। तो निर्धन रोग से क्या बना? निरोग, जिसमें कोई रोग नहीं हो, ठीक है। इसी प्रकार आप और देख देते हैं, पढ़िए इसको। रुज, रव है, ये ख नहीं है, रव। आप इन सभी शब्दों को देखो, क्या ये सभी र से आरंभ हो रहे? बस मैं बार बार निर नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना। मैं ये समझा रहा हूं कि निर के बाद रोग क्या बना? निरोग। तो निर्धन रूज से बनेगा निरुज। रुज का मतलब भी रोग होता है, रोग, जिसमें कोई रोग न हो वो निरुज है, ठीक है। रव, रव का अर्थ है ध्वनि, आवाज, शब्द की जो आवाज होती है, पानी गिरने की आवाज, मतलब कोई भी ध्वनि हो, आवाज। और ये आ जाएगा नीरव। आपने अगर पहलवान की ढोलक चैप्टर अगर ढंग से पढ़ा है तो उसके अंदर ये लाइन आएगी, नीरवता, एक शब्द आएगा पहले ही पेज पे, नीरवता शब्द। वो सन्नाटा होता ना, नीरवता, वो खामोशी, वो ढोल जो होता है वो आवाज करता है, तो सन्नाटा पसरा हुआ है, तो उस ढोल की आवाज से वो सन्नाटा खत्म हो जाता था। उल्लू और रेचक पेचक वो कौन थे, उसकी आवाज सुनाई देती थी कभी कभी, सियार की। तो वो नीरवता शब्द आता है उस चैप्टर में पढ़ना। तो रव का अर्थ होता है ध्वनि और निर का अर्थ होता है नहीं,
जहां कोई ध्वनि नहीं हो, कोई आवाज नहीं हो, बिल्कुल खामोशी हो, उसको कहते हैं नीरव, यानी कि सन्नाटा। अगला देखो, रंध्र। रंध्र का मीनिंग होता है छेद, और निर्धन रंध्र से बनेगा निरंध्र। निरंध्र जिसमें कोई छेद नहीं हो। हमारा शरीर कई छेदों से बना हुआ है, पसीना निकलता है, तो हमारा शरीर निरंध्र अवस्था में नहीं है। लेकिन इस बोर्ड को देख लीजिए, इसमें कोई छेद नहीं है क्या? इसमें कोई छेद नहीं है, यानी कि बिल्कुल सपाट, जिसमें कोई छेद न हो उसको हम कहते हैं निरंध्र। इसमें कोई छेद नहीं है, निरंध्र है। अगला देखिए, रस। निर लगेगा तो क्या बनेगा? नीरस। नीरस का अर्थ है जिसमें कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई स्वाद नहीं, उसको हम नीरस कहते हैं। जैसे कोई आपने मैंगो खरीद लिया और शकल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने पर लगा ये तो बेकार है, स्वादहीन है, नीरस है। कभी कभी क्लास हमें बोझिल सी लगती है, आनंद नहीं आता, बोले आज की क्लास तो बड़ी नीरस थी। कोई मूवी देखते हैं तो हमें बहुत मजा आता है, यानी कि पैसे वसूल है, लेकिन किसी किसी मूवी को देखने के बाद यूं लगता है फालतू आए, इससे बढ़िया तो कहीं फतेह सागर घूमते, वही ठीक था, पैसा बर्बाद हुआ। नीरस यानी कि आनंद न हो, रस नहीं हो, तो निर्धन रस से क्या बना? नीरस। इन सभी शब्दों को विशेष याद रखना है, इनमें से निरोग और नीरस को ये शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं, इनकी मात्रा सदैव बड़ी आएगी। क्लियर हो गया? अब मैं दूर के भी उदाहरण ले लेता हूं। दूर के कौन कौन से उदाहरण है थोड़ा समझ जाने के लिए। ये है दुर, और ये आ गया राज, और कायदे से क्या बनेगा? दुराज। इसी प्रकार यह है रम्य, और क्या बनेगा? दुरम्य। इसी प्रकार यह है रीति, तो क्या बनेगा? दुरीति। दू बड़ा बन जाएगा, और क्या बनेगा? दुरीति। इस तरीके दुर्धन रीति, जो रीति खराब है उस सेंस में उसको दुरीति कह देंगे, दुराज, दुरम्य। बात समझ में आ गई? अब ये नियम जो कहा गया है, इस नियम में पक्षधर कौन कौन है, इस नियम को समर्थन देने वाले कौन कौन है? पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, और लघु सिद्धांत जो कौमुदी है, और यास्क प्रणीत निरुक्तम है, उन सब में इसी नियम पर जोर दिया गया है। इवन डॉक्टर राघव प्रकाश व्यावहारिक सामान्य हिंदी, उनकी पुस्तक में भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया है, उन पुरानी किताब को फॉलो करते हुए। लेकिन इस नियम को आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया कालांतर में। यूं कह सकते हो कुछ विषय विशेषज्ञ जो अपनी बात का लोहा मनवाना चाहते थे, व्याकरण में अपनी कुछ अलग पहचान करवाना चाहते थे, और वो जो बहुत बड़ी 3 महत्वपूर्ण संस्थान है उनकी बात करूं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी, और एनसीईआरटी, ये है 3 मेन। इन्हीं से सब कुछ हमको पढ़ना है, और इन्हीं के इर्द गिर्द है मामला। ये पूरा सेंट्रल लेवल का मामला है, ये राजस्थान का मामला है। लेकिन अभी आपको पता है कि जितनी भी राजस्थान में किताबें चल रही है वो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर लिया गया है। यानी पूरे भारतवर्ष में जो किताबें चलती है, हिंदी की किताब, चाहे आप दिल्ली में जाओगे चाहे उत्तर प्रदेश में जाओगे, 9th क्लास में जो चैप्टर है वही राजस्थान में मिलेगा। यानी कि एक रूपता कर दी गई है। यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू करने का काम किया है, उसमें ये पाठ्यक्रम भी है कुल मिलाकर के। अब बात ये आती है, जब ये पाठ्यक्रम पहले एक नहीं हुआ करता था, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, ये कंट्रोवर्सी पैदा कहां से हुई है? तो उस समय राजस्थान बोर्ड की जब किताबें थी, उस समय ये नियम चलता था। फिर क्या हुआ, जब हमने एनसीईआरटी के सिलेबस को एडॉप्ट कर लिया, तो एनसीईआरटी के को पढ़ाने वाले, उनकी पुस्तकों को लिखने वाले, उन्होंने नियम क्या बनाया, पहले उस नियम पर बात करते हैं। उन्होंने जो नियम बनाया वो ये कहते हैं, अगर नीह के बाद कोई र ध्वनि का शब्द आ जाए तो इस विसर्ग का होगा लोप, और ये जो नी है बदल जाएंगी
बड़ी नी में। ठीक इसी प्रकार दुह के बाद अगर र की ध्वनि आएगी तो इस विसर्ग का क्या होगा, लोप, और ये दू किसमें बदलेगा, दू में बदलेगा। तो अब इन्हीं उदाहरणों को मैं इधर ला रहा हूं, ये एनसीईआरटी कह रही थी, तो अब मैं बात कर रहा हूं निह धन रोग। तो अब मुझे बताओ, विसर्ग गायब हो जाएगा और नी बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, निरोग। अब आप सोचिए, निरोग और निरोग दोनों में अलग अलग नियम जा रहा है। अब बात यह आती है कि परीक्षा में अगर आ जाए हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, मैं अब आपको बता दूं आपको क्या करना है। ये तो हमारा काम है कि सारे कंटेंट को क्लियर कर लेना। अगर परीक्षा में आ जाए आपका उत्तर एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जो अभी चल रहा है वही राइट माना जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष की पुस्तक को मान्य नहीं करते। क्योंकि जब भी किसी बोर्ड में पैनल बैठता है, किसी लेसन को कंप्लीट करने के लिए एक अकेला व्यक्ति नहीं होता, पूरी टीम होती। जैसे राजस्थान बोर्ड का सिलेबस हमारे उदयपुर में से आरएससी आरटीआईटी से बनता है और अभी भी उसकी कार्यशालाएं चलती है। मैं भी उसका कई समय तक सदस्य रहा और व्याकरण का कार्य किया गया था, लेसन बनाए गए थे। तो बात क्या आती है, मेरे अकेले से नहीं, कोई बीकानेर से होगा, कोई जयपुर से होगा, कोई जोधपुर से होगा, कोई अलवर से होगा, और पूरी एक टीम बनती है और वो टीम पूरी तय कर लेती है कि ये हमें डिसाइड हमने कर लिया और इसे अब ब्रॉडकास्ट करना है, यानी कि हमें पाठ्यक्रम में जोड़ना है। तो 5 आदमियों की जो राय होती है वो सर्वमान्य मान ली जाती है, किसी एक व्यक्ति की बात मान्य नहीं करनी जाती। तो अब ये क्या है, ये प्रामाणिक पुस्तकें, भले ही इसमें अशुद्ध आ गया तो आ गया, लेकिन कंपटीशन में हमें वही राइट करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोर्ट में मामला जाता है तब हम इन्हें ही प्रामाणिक पुस्तकें मानते हैं और यही कोर्ट देखती है कि अभी गवर्नमेंट की किताब में कौन सा चल रहा है, एनसीईआरटी में कौन सा चल रहा है, वही राइट माना जाएगा। तो इसलिए अभी क्योंकि हमें तो क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तर क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। 2 प्रश्न बनेंगे, निरोग में संधि कौन सी है, तो देखो विसर्ग आ रहा है, तो आपका उत्तर होगा इसमें विसर्ग संधि, नंबर 1। दूसरी बात, आपको यह पूछे कि निरोग में उपसर्ग कौन सा, तो ध्यान रखना कभी भी विसर्ग उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग क्या है, बस इतना ही याद रखना। और आपको कोई व्यक्ति विशेष की किताब का नाम लेकर के पूछ दे कि बताओ उनके अनुसार क्या है, जैसे कहते हैं ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार बताओ, क्या अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार देश के बारे में कोई ऐसी बात पूछ ली जाए, तो जब व्यक्ति विशेष का नाम लेंगे तो फिर प्रश्न ही बदल जाएगा और ऐसी स्थिति में उत्तर फिर ये राइट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पुस्तक में इस तरीके की बात कही गई है। खैर, तो अभी आपको क्या समझना है, ये नियम मैं व्यंजन संधि में नहीं पढ़ाता हूं, मेरी मजबूरी है, मैं इसी को ही फॉलो करता हूं, यूं मान लीजिए। लेकिन मैं इसकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि मैं पेपर देख चुका हूं, अभी कंपटीशन के पेपर मैंने देखे हैं, उसमें सीधा आंसर विसर्ग संधि दे रखा है और विसर्ग ही राइट माना जा रहा है। तो फिर हम ऐसी भ्रांतियों में क्यों पड़े। और मेरा मानना यह कि आप इन सब के उत्तर जब आप लिखोगे तो आपका उत्तर ये होगा, निह धन रूज निरूज, निह धन रव निरव। आप लिखोगे जरूरी है, लेकिन इस साइड जब लिखोगे वो उत्तर मान्य होगा। और ये जो पढ़ाया जाएगा तो ये कहां जाता है, डॉक्टर राघव प्रकाश व्यवहारिक सामान्य हिंदी, ठीक है। देखिए मैं नाम भी लिख रहा हूं, आप किताब अगर इसको पढ़ोगे उसमें ये मिलेगा और यही मिलेगा, लेकिन ये आपको करना नहीं है, आपको यही करना है। क्योंकि मैं आपको फैक्ट ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में तो वही पूछा जा रहा है जो सिलेक्शन लेना हमको, इसलिए आपका, और पेपर भी लेके आऊंगा, अभी वाले पेपर में देखना ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें विसर्ग संधि ऑप्शन में दे रखा है और वही राइट किया हुआ, तो फिर हम इस व्यंजन संधि में क्यों जाए, नहीं जाना है। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं कि इसमें इस तरीके के शब्द बन गया, क्योंकि सवाल ये हो रहा है कि र लोप कहां हो रहा है, यहां तो विसर्ग लोप हो रहा है, र लोप यहां हो रहा है। अब आई बात समझ में, इसलिए र लोप को दिमाग से निकाल ही दो, ये नियम अब हमको पढ़ना ही नहीं है, हमें तो क्या पढ़ना है, विसर्ग वाला। फिर अब मैं व्यंजन संधि पढ़ा रहा हूं तो विसर्ग को क्यों पढ़ाऊं,
विसर्ग का तो अभी टाइम ही नहीं आया, लेकिन वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करवाया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आपको इतना ही ध्यान रखना है, इन सब शब्दों में विसर्ग संधि लिखनी है और विसर्ग संधि के अनुसार इनका क्या करना है, संधि विच्छेद करना। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछे निरंतर में उपसर्ग क्या क्या लिखोगे? निरुपसर्ग लिखोगे। और संधि पूछे तो क्लियर हो गया? कोई डाउट है क्या? अगर यूं पूछ रहे कि किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, तब फिर आप कह सकते हो कि इसमें ये संधि है, बाकी हमें करनी नहीं है। क्लियर हो गया? और ये दोनों शब्द तो हमारे वापस आएंगे, शब्द शुद्धि में भी मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? तो चलिए आज का लिख दीजिए सलोप और रलोप। अब मेरे ऑनलाइन वाले देखो भाइयों ने क्या कमेंट किए, मैं पढ़ लेता हूं, क्योंकि कोई भी सॉन्ग मनीषा ज्यादा, अरे यार ये कहाँ है सर? निरोग में विसर्ग संधि है देवता रविंद्र जी, मैंने कहा था ना। आप कमेंट मत करो, मेरी बात मैं पढ़ता ही नहीं हूँ कमेंट। मुझे पता है आपके जो दिमाग में सवाल आ रहे हैं वो मैं पहले कह दूंगा आंसर। मैं यही तो बताया आप लोगों को, मैंने निरोग में कौन सी संधि पढ़ाई? विसर्ग की पढ़ाई है ना। मैंने कमेंट अभी पढ़ा, देखो मैंने कहा कमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सारे बातों के जो दिमाग में आ रहे हैं ना, वो सब मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हो। आपको विसर्ग संधि लिखनी है। नेक्स्ट ले लो। ओके नहीं, आपको मैं बताऊं इसको लिखना कैसे। आपको हेडिंग तो यही डालनी है, र लोप। क्लियर हो गया? ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इन सभी शब्दों को लिख करके और कैरी फॉरवर्ड टू विसर्ग संधि, यानी कि विसर्ग संधि के कंसेप्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। और विसर्ग संधि का कंसेप्ट यही है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये नियम डालना है। नियम, क्योंकि अपन को तो अभी ये पढ़ने का, मैं सिर्फ दोनों में तुलना। कोई होगा नहीं सर मैंने तो इस किताब में ये पढ़ा था, फिर मेरे पास जवाब क्या होगा? वो उससे पहले ही मैंने सब क्लियर कर लिया है कि ये चीज नहीं पढ़नी है, ये वाली पढ़नी है, यही लिखना नी धन र, और इसमें विसर्ग का लोप और नी बड़ी हो जाएगी, और सारे उदाहरण लिखने और उदाहरण लिखना नीय धन रोग निरोग, नीय धन रुज निरुज, नीय धन रस नीरस, नीय धन रव नीरव। आगे बात समझ में? बस ये लिख लीजिए, या फिर अलग अलग करके लिखूं क्या? कर लिख लोगे? एक भाई ने सवाल किया है कि आपकी बुक में कौन सी संधि है। मैंने एक सवाल कल भी किया था, उसका जवाब दे रहा हूं। कौन है ये? शंकर जी, आप सवाल कर रहे हो आपकी बुक में कौन सी संधि है। तो कल मैंने बात कही थी, उस बुक में आपको संधि नहीं पढ़नी है, उस बुक में आपको प्रत्यय नहीं पढ़ना है, उस बुक में आपको जो मैंने कहा कल वही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आपको? विलोम शब्द, अनेकार्थक, पर्यायवाची, शब्द युग्म, बाकी सारी जो मैं यहाँ लाइव क्लास ले रहा हूं वही पढ़ना है। क्योंकि उस बुक को पहले जो लिखा हुआ है उसमें बहुत सारी त्रुटियां रही हुई है, इसलिए मैं उन कंटेंट पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करवा रहा हूं।
ध्वनि के पहले क्या है सर? ध्वनि कौन सी है? कहाँ पूछ रहे हैं सर? हमें कहाँ से मिलेगी बुक? बुक मिल जाएगी आपको जो नंबर दिए गए होंगे टोल फ्री, उस पर कॉल करके। और अरे भाई साहब रविंद्र सैनी जी, बिल्कुल नीरज का संधि विच्छेद, मेरे पुराने स्टूडेंट हो क्या? ये सवाल ऐसा लग रहा है मुझे। नीरज का कोई संधि विच्छेद नहीं होता मेरे भाई, ये भी क्लियर करता हूं। नीरज भी करूंगा, नीरज भी करूंगा। और बोलो, अभी ये लिख लो पहले और ये पूरी क्लियर करूंगा। महादेव का कोई संधि नहीं होता है, खुद का नाम महादेव ने। कल तो ट्यूबलाइट का पूछोगे संधि विच्छेद बताओ। महादेव का कोई संधि विच्छेद नहीं है, ये सामासिक पद है। महान है जो देव, बहुरी समास है, बस इतना ही ध्यान रखना। महादेव जी शंकर को कहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये शिव जी को कहा जाता है, महान है जो देव। देख लिया सभी ने? चलो अभी वो क्लियर करता हूं। ये किसी ने सवाल कर दिया, नीरज, नीरज का संधि विच्छेद रविंद्र जी क्लियर कर लेते हैं। हो गया कंप्लीट? यही लिखना खाली, सब में विसर्ग विसर्ग लगा दो। अरे ये शब्द लिख लो साले, और बाकी बाद में कर लेना। 1 मिनट बैक, 1 मिनट तेरा बैक। चलो 1 मिनट बैक थोड़ी होगा, 1 सेकंड बहुत है। कंप्लीट? ओके चलो ओके। चलिए अगला जो आप सवाल किया गया है, नीरज बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये मैं पढ़ाने वाला था लेकिन समय से पहले आ गया, और हर बार बताता हूं मैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं पानी के पर्यायवाची पर। जल, नीर, वारी, तोय, अंबु, सलील, पन, आप सब पानी के पर्यायवाची। तो देखिए जिसने भी ये सवाल किया, कौन है ये बालक? रविंद्र जी। तो ये है नीर, अच्छे तरीके से समझना। नीर का अर्थ है पानी यानी जल, और ये ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। अब ये जुड़ गया है, यहां कोई संधि नहीं हुई है, और ये बन रहा है नीरज, अर्थात जल में जो जन्म लेता है। कौन? कमल। याद रखें, अगर नीरज का अर्थ कमल है तो उसकी संधि कभी नहीं होगी। हाँ, परीक्षा में नीरज का संधि विच्छेद पूछा गया है, इसका मतलब वहां मामला अलग है। वहां यह है मसला, नी धन रज, और क्या बनेगा? नीरज। अब इसका भी मतलब समझ लीजिए। रज का अर्थ है धूल, मिट्टी, कण, और नीय का अर्थ है नहीं, यानी कि वह जिसमें धूल, मिट्टी, कण कुछ भी न हो, बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरा, उसके लिए आता है नीरज। तो इसका मतलब पेपर सेटर वो नीरज में संधि दे रहा है, वो नीरज कमल नहीं है। और अगर मेरे जैसा पेपर सेटर और वो सवाल करे अगर नीरज का अर्थ कमल है तो इसमें संधि विच्छेद होगा, चौथा ऑप्शन होगा, इसका संधि नहीं होगा, और वो निय धन रज न जाने क्या क्या दे देंगे। तो ध्यान रखना, इसका संधि विच्छेद नहीं होता, लेकिन परीक्षा में आवे तो ये राइट करके आप आ जाना रविंद्र जी। ओके, इसी प्रकार से देखो क्या लिखा है, नीरद। अब यहां अगर हम करेंगे नीर प्लस द, नीर यानी जल, द यानी देने वाला। जल को कौन देता है? बादल। अगर नीरद का अर्थ बादल है तो इसमें संधि नहीं होगी, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग चले, नी धन रद। कल पढ़ा के गया हूं मैं, रद पुट, रदत छद, कुछ याद आ रहा है? रद का मीनिंग होता है दांत, और जिसके मुंडे में दांत नहीं हो बोक लो।
क्या कहते हैं उसे? हाँ, जिसके मुंडे में दांत नहीं है, जिसके मुंह में दांत नहीं है, अगर इस अर्थ में अगर वो पूछा जा रहा है तो उसका संधि विच्छेद होगा नियदन रद। लेकिन अगर बादल कहा जा रहा है और बादल में नीरद होता है यानी नीरदन द, तो संधि विच्छेद नहीं होगा। क्लियर हो गया? कंप्लीट है? चलिए ओके, ये तो बात हो गई हमारी, इतनी सारी बातें बता दी मैंने। चलो अब मैंने कहा ना अभी सरल सरल नियमों को ही पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के अंत में पढ़ाऊंगा जब व्यंजन संधि समाप्ति की तरफ होगी, कल समाप्त कर लेंगे हम, ठीक है ना। और वो जो तीसरा महत्वपूर्ण नियम है वो कल पढ़ाऊंगा। अभी तक हमने 2 महत्वपूर्ण नियम पढ़े थे, ये तो छोटे छोटे नियम है, लेकिन पहले छोटे नियम को कंप्लीट कर लेते हैं। बड़ा नियम है वो लास्ट है, 1 ही घंटे की क्लास होगी, उसी को ही पढ़ाऊंगा और व्यंजन संधि को हम समाप्त करेंगे। याद करिए जब मैंने रामायण का संधि विच्छेद पढ़ाया था, अब मैं उस पर आ रहा हूं, तब मैंने संधि विच्छेद पढ़ाया राम प्लस अयन, और वो न अण में बदल गया था। और मैंने एक बात कही थी कि इसमें दीर्घ संधि के अलावा कौन सी संधि है? व्यंजन। अब वो नियम पढ़ा रहा हूं कि वो नियम क्या कहता। तो देखिए, जब जब ई या री ऋषि वाला या र या श, इसके बाद अगर न की ध्वनि आए, मैं मूर्धन्यकरण के सारे नियम पढ़ाने वाला हूं। ई री र श के बाद न की ध्वनि, अब इसका मतलब समझ लो पहले, ये कहां कहां आ सकती है। इस न से पहले आगे जो भी शब्द होगा, कोई जरूरी नहीं है कि अंत में हो, बीच में भी वो ध्वनि आ सकती है, मध्य में भी आ सकती है, बशर्ते ध्वनि ये होनी चाहिए, उसमें ई की मात्रा होनी चाहिए, उसमें री स्वर होना चाहिए, उसमें र वर्ण से बना हुआ कोई शब्द होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए, मतलब शब्द में र वर्ण होना चाहिए और श भी होना चाहिए। मतलब इनमें से चारों के चारों एक साथ हो जरूरी नहीं है, चारों में से कोई एक भी ध्वनि अगर आती है तो ये न बदल जाता है अण में। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब इसको थोड़ा उदाहरण से ही समझ लेते हैं। ये है राम और इधर आया है अयन। अब कायदे से देखो, अ और अ मिलके क्या बनाएगा? आ। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जो न है, इस र के प्रभाव से कहीं पे भी आ सकता है। देखो आगे वाले शब्द में यहां आ रहा है ना, तो इस र ध्वनि के प्रभाव में आकर के ये जो न है सीधा किस में बदल जाएगा? अण में बदल जाता है। इसलिए अगर पेपर सेटर आपसे पूछ दे रामायण में कौन सी संधि है और दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं दे रखा है और व्यंजन संधि दे रखी है, तो आपको व्यंजन संधि राइट करनी पड़ेगी, क्योंकि परिणाम न अण में व्यंजन में बदल रहा है। तो पेपर सेटर ये देखना चाह रहा है कि इसको व्यंजन संधि के इस नियम का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। बात समझ में आया कि राम प्लस अयन से क्या बन गया? ऐसा ग्रंथ जिसमें राम का चरित्र हो उसे हम रामायण कहेंगे। बात क्लियर होगी ना? चलिए अब कुछ उदाहरणों को लेते हैं, कंटिन्यू। यह है प्र और इधर आ रहा है नय, और क्या बनेगा? प्रणय। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, और सॉरी, ये है परि और प्लस नय, क्या बनेगा? परिणय। और परिणय का अर्थ होता है विवाह। समझ में आ गया? पहले क्या होता है? आजकल प्रणय होता है, फिर क्या होता है? फिर विवाह होता है। बहुत पहले की बात बता रहा हूं, पहले प्रणय होता ही नहीं था, डायरेक्ट परिणय हो जाता था और फिर अपने आप प्रणय हो जाता था। ऐसे होता था, जानते भी नहीं थे किसकी सगाई हुई, क्या हुआ, बेचारे कौन, शादी होती तो पता रखता, अच्छा ये नमूना है, इसको पूरे पूरी जिंदगी भर इसके साथ रहना है ना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो वेडिंग से पहले प्री वेडिंग होने लग गई है ना। तो न जाने क्या क्या होने लग गया है। तो प्र प्लस नय से बना प्रणय, परि प्लस नय से क्या बना? परिणय। परिणय का अर्थ होता है विवाह। इसी प्रकार से देखो, यह है प्र और ये शब्द आ गया नेता, और क्या बनेगा? प्रणेता। प्रणेता, प्रणेता यानी रचनाकार, जिसने किसी की रचना की हो।
और ये है प्र धन नीत, क्या बनेगा? प्रणीत। जैसे महाकवि कालिदास प्रणीत यानी रचित, प्रणीत यानी क्या होता? रचित। अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात प्रणीत, प्रधन नीत। अब आप कहोगे सर ये यार र का है, तो देखो प के अंदर कौन आ रहा है? र आ रहा है, र की ध्वनि आ रही है, इसमें भी र आ रहा है, तो ये इस तरीके से बन रहा है। इसी प्रकार देखिए यह है परि प्लस नाम, क्या बनेगा? परिणाम। और ये है परि और इधर आ रहा है मान, और क्या बनेगा? परिमाण। देखो ये शब्द युग में आ गया, देखो इसको देखिए गौर से, ये आएंगे शब्द युग में कमबख्त, और वहां दोनों ही ऑप्शन में हो तो अब कौन से सवाल कर रहे हो भाई? अब कोई है नहीं, दोनों ऑप्शन अभी ये है, ये देखिए आप, तो वो बाद में पढ़ूंगा मैं क्या पूछ रहे हो आप। परिणाम और परिमाण, हमें इतना परिमाण में पढ़ना चाहिए कि हमारा परिणाम सकारात्मक हो। परिमाण कहते हैं मात्रा को, परिमाण किसे कहते हैं? मात्रा को। और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, फल, रिजल्ट। क्लियर हो गया? परि प्लस नाम, परि प्लस, ठीक है। अगला देखिए प्र प्लस अंगन, क्या बनेगा? प्रांगण। अब मुझे बताइए ये प्रा कैसे आया? अ और अ मिलके क्या बनाएंगे? तो क्या बनेगा? आ बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ, ये दोनों जोड़ करके प्र प्लस आन क्या बनेगा? क्या बना? प्राण। क्लियर हो गया? चलिए और आगे उदाहरण ले लेते हैं। इसकी जरूरत है क्या ऐसे कि आप लोगों को? यह है कृष्ण न, बताओ क्या बनेगा? कृष्ण। कृष्ण प्लस न से क्या बनेगा? कृष्ण। इसी प्रकार से देखिए यह है विष और यह है नु, क्या बनेगा? विष्णु। इसी प्रकार यह है त्रिस, इधर बनेगा ना, क्या बनेगा? तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, ठीक है। त्रिश प्लस ना से क्या बन गया? तृष्णा। अब आप कहोगे सर ये कहां पर? देखो श आयज्ञ है, री स्वर आयज्ञ है, ऑटोमेटिकली ये न जो है वो अण में बदल ही जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यह है पोष और इधर आ गया न, बताओ क्या बनेगा? पोषण। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इसमें एक अपवाद है, जैसे ये देखिए रस, अयन। अब ये रसायन होना चाहिए था पर नहीं होता, और ये क्या बनेगा? रसायन। तो इस नियम के लिए ये क्या है? अपवाद है, इस नियम के लिए। बाकी ये कोई अपवाद नहीं है, वहां जाओगे दीर्घ संधि में रस प्लस अयन रसायन बन गया, ये ध्यान रखना। क्लियर है? इस तरीके की बात कर रहा था मैं, ई री र श के न आने पर ये किस में बदलेगा? न में। चलो लिख लीजिए इसे एक बार।
नेक्स्ट ले। यार ये सुनते नहीं है क्या मेरी आवाज? परिमाण का अर्थ, मेरे वीडियो को थोड़ा बैक करके सुनना। पवन कुमावत जी नहीं, सेट से पहले, सेट तो 21, 22, 23, 24 को सेट का पेपर है, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सेट से पहले। या किसी साथी के पास, आपका पास में हो और उसने अगर पुरानी किताब हो जो यहाँ से उसने ले रखी हो तो आप उसमें पढ़ सकते हो, उसमें सारे कंटेंट हैं। आप किताब मंगवा लीजिए एक बार, किताब तो आपको मिल जाएगी लेकिन पुराना एडिशन मिलेगा, ठीक है। और नए एडिशन में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पुराने एडिशन में सब चीजें प्रूफ की हुई है और मैंने ही की हुई है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एग्जाम फाइट करना है और तुरंत 4-5 जो मैंने बताए, लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक, वो आपके काम आ जाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत ही आने वाली नहीं है। ये लिख लिया सभी ने? चलिए अब अगले नियम पर बात कर लेते हैं। मैंने अभी सारे मूर्धन्य ध्वनि पर ही बात कर रहा हूं मैं। मूर्धन्य ध्वनि जो सबसे ऊंचाई पर होती है, मूर्धा वाली, अणा, देखो ऊपर उच्चारण होता है उसका, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। ई या ऊ के बाद जब भी ये स आएगा, कौन सा स पहले ये बताओ ना। स सड़क वाला ऐसे मत बोलो, ये तो पहली दूसरी वालों को बताते हम। ये कौन सा स किसका? वो तो अरे स सुनीता वाला ऐसे नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये स 3 प्रकार के स है। एक तालु वाला यानी तालव्य, एक मूर्धन्य, एक दंत्य यानी वर्तसी वाला, ठीक है ना। तो इसको दंत ध्वनि बोलते हैं संस्कृत में, लृ तुलसा नाम दंत, और हिंदी में ये वर्तस्य है, मसूड़ों से उच्चरित होता है ये। हाँ, तो अब क्या है, किसी को अब ये समझ में नहीं आता कि तालव्य क्या है, न मूर्धन्य क्या है, न दंत क्या है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, पटाख से स सड़क वाला लिख दे भैया, स सविता वाला लिख दे, तो वो जो ऐसा आप कह रहे ना स सुनीता वाला है ना। हाँ यस, ये क्या लिखा है, स किसमें बदलेगा, श। अब ये मूर्धन्य ध्वनि है, स किसमें बदलेगा, श में। श षटकोण बोलते हैं ना आप, मूर्धन्य है। लेकिन इसके साथ एक सप्लीमेंट्री नियम चलता है, वो इसी के साथ चलता है कि ये जो स है वो श में बदलेगा, लेकिन जब जब इसके साथ थ की ध्वनि, थ की ध्वनि आती है तो ये थ बदलेगा ठ में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है ये। एक शब्द ऐसा है जो कम से कम 5 जगह पर मैं पढ़ाने वाला हूं और वो परीक्षा में आएगा। वापस समझा रहा हूं कि स से पहले कौन सी ध्वनि, ई, स से पहले कौन सी ध्वनि, उ, तो स किसमें बदलेगा, श में, और अगर थ है तो किसमें बदलेगा, ठ में। ये नियम कह रहा है।
चलिए अब कुछ उदाहरणों की बात करें। यह है वी और इधर आ रहा है सम, और क्या बनेगा? विषम। अब आपको समझ में आया विषम कैसे बना? हम बचपन में संख्या पढ़ते थे, सम संख्या, विषम संख्या। सम यानी समान, और वी यानी रहित, जो समान नहीं है वो कहलाती है विषम। सम उच्चारण ऐसे होता है, वी धन सम से क्या बना? विषम। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। युधि धन स्थिर, इसमें ध्वनि पहचानो। ई की ध्वनि आ रही है ना, ई की ध्वनि, ठीक है। और अब यहां देखो, यहां स कैसा है? आधा, और थ में बदलेगा, और क्या बनेगा? और ये बनेगा युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है। लेकिन युधिष्ठर, युधिष्ठिर, युद्धस्थिर ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, परंतु ये शब्द शुद्ध है। अब आवाज कैसे नहीं आ रही है यार? यहाँ मेरे यहाँ तो सब सही है बेटा, यहाँ तो सही है, मुझे नहीं पता नहीं आ रही है तो। युद्ध धन स्थिर क्या बनेगा? युधिष्ठिर। किधर विधन सम से क्या बना? चलिए आगे चलते हैं। यह है प्रति, और इधर आ रहा है स्था, और क्या बनेगा? प्रतिष्ठा। परंपरा और अनुशासन, ये गुरुकुल के 3 स्तंभ है। मोहब्बतें, ये मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन कहता ना, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये गुरुकुल के 3 स्तंभ है। अगर आपने ये चीजें छोड़ी है, इसको फॉलो नहीं किया है, तो आप इस गुरुकुल से बाहर निकाल दिए जाओगे, और किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ डायलॉग उसमें वो कहता है। तो प्रतिधनिष्ठा से क्या बनेगा? प्रतिष्ठा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये नी और इधर आ गया स्था, क्या बनेगा? निष्ठा। इस तरीके निधनिष्ठा से क्या बनेगा? निष्ठा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है नी, और इधर आ रहा है स्थूर, और क्या बनेगा? निष्ठुर। निष्ठुर, निष्ठुर का मतलब होता है कठोर, जिसमें कोई दया ममता भाव ही नहीं हो। कहते हैं ना, पत्थर दिल है ये तो। हाँ, और किसी का दिल मोम की तरह होता है, एक फूल में पिघल जाता है, और किसी को पूरा गमला दे दो तब भी नहीं पिघलता। तो इसका मतलब यह है कि जो कठोर हृदय वाला होता है ना, उसको कहते हैं निष्ठुर। उसे क्या कहते हैं? निष्ठुर। निधन निष्ठुर से क्या बना? निष्ठुर। अगला देखिए, यह है अभी धनशेक, क्या बनेगा? हाँ, ये ध्यान रखना, ये परीक्षा में आया हुआ। अभिधनशेक से बन गया अभिषेक, इस तरीके से बने। अच्छा, यहाँ ध्वनि कौन सी आ रही है ये बताओ? हाँ, ई की ध्वनि। हम अभी किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं? सारे ई की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, ये नी, ये संग, क्या बनेगा? निशंग। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। संग यानी होता है साथ, नी यानी नहीं, जो साथ छोड़ देता है। तीर होता है वो तुणीर, तुणीर जानते हो जिसमें तीर रखते हैं, जिसको बोलते हैं तरकश। तो निशंग का अर्थ है तरकश, वो तीर धनुष पे जाने के बाद साथ ही छोड़ देता है, तो निशंग कहते हैं तरकश को, यानी तुणीर को। और यह नी, और यह है स्नात, और क्या बनेगा? निष्णात। देखिए इसके अंदर 2 परिवर्तन हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक नियम पढ़ा है मैंने, न से पहले अगर ई की ध्वनि हो तो न किस में बदलेगा? अण में, तो ये अण में बदल गया। और ये स कैसा है? आधा, इस ई के प्रभाव में आकर ये किस में बदल गया? स में। निष्णात यानी कि बहुत बुद्धिमान, होशियार, प्रकांड विद्वान जो होता है, वो कहते हैं कि इस विषय का वो निष्णात है, अर्थात उसे उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, जिसको यूं कह सकते हो बहुत मेधावी है,
मनीषी है, बुद्धिमान है, उसके लिए शब्द है। ये सारे उदाहरण किसके पढ़ा है मैंने? ई के। अब थोड़े कुछ ऊ के उदाहरण की बात करते हैं। जैसे ये है अनु, और इधर आ गया स्थान, और ये बनेगा अनुष्ठान। ठीक है। इसी प्रकार ये वी, सॉरी, ये सु, और इधर आ गया समा, और क्या बनेगा? सुषमा। इसी प्रकार ये सु, और इधर आ गया स्मिता। और अब आपको समझ में आ रहा है, देखो इन नामों में की संधि से बने हुए सारे। सुष्मिता, और ये सु, और ये सुप्त, सुषुप्त। सुषुप्त का अर्थ है सोया हुआ, और इसका उल्टा होता है जागृत। ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी और जागृत ज्वालामुखी। ठीक है ना। राजस्थान पत्रिका जब आप देखोगे तो उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है, यह सुप्तेषु जागृति, यानी सोए को जगाने वाली टैग लाइन है। तो सुषुप्त, सुधन सुप्त से क्या बना? सुषुप्त। चलिए, अब ये तो बात हो गई इस नियम की। अब इस नियम के अपवाद भी। हाँ, अपवाद कैसे? देखिए, यह है वी, और यह है सर्ग। कायदे से क्या होना चाहिए था? देखिए, जिस संधि को हम पढ़ते हैं वो विसर्ग संधि, वो बनी ऐसे, लेकिन ये संयोग मात्र है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से देखिए, यह है अनु, और इधर आ रहा है सार, क्या बना? अनुसार। कायदे से क्या होना चाहिए था? अनुसार होना चाहिए था, पर नहीं बना, क्योंकि ऊ तो आ रहा, सब भी आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए, यह है वी, और इधर आ रहा है स्मरण, और क्या बना? विस्मरण। अरे भैया, कायदे से षटकोण वाला आना चाहिए था, पर नहीं आया, विस्मरण हो जाना। ठीक है। और विस्मरण यानी भूलना, और ये वी धन स्मित, क्या बनेगा? विस्मित। आश्चर्यचकित हो गया, विस्मित हो गया, मैं देख करके दंग रह गया, वे धन स्मित। सर निषेध, अरे भैया पूरी किताब लेके बैठे हो क्या? ये लो, तुम तो शब्द फेंको, मैं संधि विच्छेद करूंगा। चलो, क्या बनेगा? निषेध, प्रोहिबिटेड, मनाई। आने दो किताब से, मैं तो सब कर दूंगा, आप तो भेजो। अरे और बोलो बोलो, कोई शब्द हो तो। सब किताब पढ़ के रख दिए मैंने, तो आप तो शब्द भेजो। हाँ, बस हो गए। चलिए, इनको उतार लीजिए आप। ओके, बस आज इतना ही। कल एक बुक लेके आऊंगा, कॉपी 2007 में। ये पूरी संधि लिख चुका हूं मैं 2007 में, पूरी किताब छाप दी है। ठीक है ना। कौन सा शब्द कहाँ है मुझे पता है, कल लेके आऊंगा। मुझे याद है, एक किसी ने बुक भी मंगाई, गोदान, वो भी लानी है मुझे। निष्ठुर का अर्थ होता है कठोर, और एक लाइन लिख देना, मैंने शायद आपको नहीं लिखा है, हर बेच में पढ़ाता हूं, लिखा था, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिप्पी में पलता है। जहां हम पढ़ते हैं वहां लगा देना, और इसका भावार्थ जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। आवाज एक बार कमेंट करें, क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? कुछ को शायद सुनाई नहीं दे रही है, कोई टेक्निकल एरर है या सभी में है? तो मेरी आवाज जहां तक जिसको भी सुनाई दे रही है जो लाइव है, एक बार मुझे कमेंट करो। लाइव में जो मुझे अभी देख रहे पढ़ रहे हैं मुझसे, यस आ रही है आवाज, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब सर आवाज नहीं आ रही रविंदर जी, तो आप मेरे ख्याल से आपके कोई टेक्निकल एरर है आपके पीसी या मोबाइल में, जहां पे आप क्लास देख रहे हो। यस, ओके, वॉइस आ रही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, बस बस मान लिया।
कमेंट आ गए मुझे। मन्नू जी, यश, सुनीता जी, विकास, साक्षी जी, सभी। हाँ बिल्कुल, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। यश, रीना जी, कम से कम आपके कमेंट से नाम तो पता पड़ा कौन कौन पढ़ा कर रहा। चलिए, अच्छी बात है। आपको ये क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। बच्चे लिख रहे हैं, तब तक वार्तालाप करें, संवाद करें हम। आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे आएगा समझ में। यस, आ रही है क्लास में, वेरी गुड। चलिए, मैं आपसे पहले पढ़ा है पवन कुमार जी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, समझ में आ रही है, आ रही है। पवन जी, कहाँ पढ़े थे आप मेरे से, ऑफलाइन या ऑनलाइन? थोड़ा बताएं मुझे विस्तार से, कौन से बैच में पढ़े हो आप? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में या और किसी और बैच में? देख लिया सभी ने? इससे आगे अपवाद वाला कॉलम वो ले ले, पेज। चलिए, पिछली वैकेंसी में बैच नंबर 6। यस, ओके पवन जी, शाबाश। अनुदन स्थान, अनुष्ठान, सुदन समा, सुषमा, सुस्मिता। सुस्मिता का अर्थ है प्रसन्न रहने वाली, खुश रहने वाली। पिछली वैकेंसी बैच नंबर 6 में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंप्लीट। सर, मैं 2 गुना में पास हूँ। क्या बात है, बहुत बधाई आपको, 2 गुना में पास हो और फिर भी इतनी उत्कंठा है कि आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी है, आप 2 गुना में पास हो और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी बन जाओगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि 2 गुना में आपका नंबर आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर मैं आपका स्क्रीन पे नाम नहीं देखूं और आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनकर के मेरे सामने आओ। पवन जी, यहाँ से आपको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। चलिए, अपवाद लिख लीजिए। ओके, बाकी हम आगे अपने अगली क्लास में करेंगे बात।